हाय। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अध्याय 1 केमिस्ट्री का, जिसका एक वीडियो आप लोग को पहले ही दे दिया गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या क्या चीज़ें होती हैं, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक समीकरण। इतनी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। रासायनिक समीकरण में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंकाल समीकरण, अर्थात जो असंतुलित समीकरण होते हैं उसे कंकाल समीकरण कहा जाता है। अब उसी कंकाल समीकरण को आज हम लोग संतुलित करना सीखेंगे, अर्थात किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये एक समीकरण है FeH2O एरो Fe3O4 प्लस H2। आप लोग देख रहे हैं यहाँ Fe अर्थात जो आयरन है, यहाँ पे इसके जो परमाणुओं की संख्या है वह 1 है। ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद। संतुलित का मतलब जिनमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, अर्थात जितने परमाणुओं की संख्या अभिकारक में होंगे तत्वों की, उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। यहाँ आप लोग देख रहे हैं आयरन Fe का एक परमाणु है, यहाँ पे 3 है, यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, यहाँ O1 है, यहाँ O4 है। अर्थात इनमें जो है जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है अधिक है उत्पाद में, और अभिकारक में कम है। तो इन्हीं को संतुलित करना है, अर्थात जितने परमाणुओं की संख्या अभिकारक में हो उतने ही उत्पाद में हो। तो इन्हीं को संतुलित करने के लिए हम लोग एक सारणी बना लेते हैं जिसमें तत्व हों, अभिकारक हों और उत्पाद हों। तो तत्व में तत्वों का नाम लिख लेते हैं और अभिकारक में जितने अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है उसे लिखते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये अभिकारक है, यहाँ पे या फिर कितना है, 1 है, तो अभिकारक में कितना हो जाएगा, 1। कितने हो जाएगा, 1। और H कितना है अभिकारक में, 2, तो यहाँ भी अभिकारक में कितने H हो जाएंगे, 2। ऑक्सीजन O कितने हैं अभिकारक में, 1, तो यहाँ भी कितना लिख लिया जाएगा, 1। अब उत्पाद में देख लिया जाता है, या फिर कितना है, 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। यहाँ देखिए H कितना है, 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। O कितने हैं उत्पाद में, 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। अब जितने परमाणु अभिकारक में हैं उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 कैसे होगा, यहाँ 3 से क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ देखिए 2 2 ये तो बराबर है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 4 कैसे होगा, इसमें 4 से क्या करवा लेंगे, गुणा, तो कितना हो जाएगा, 4। अब बराबर हो गया, 3 3 2 2 और 4 4। अब यही मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ करवाया गया है यहाँ भी वही चीज़ करवा लेंगे। तो यहाँ गुणा करवाने से पहले क्या करेंगे, इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब करवाते हैं गुणा। ये देखिए, पहले अभिकारक में Fe में कितने से गुणा करवाया था, 3 से करवाया गया था, तो यहाँ भी क्या कर लेंगे, 3 से गुणा करवा देंगे। उसके बाद H में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं था। O में कितने से करवाया गया था अभिकारक में, 4 से, तो यहाँ O है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, 4 से गुणा। ब्रैकेट के बाहर ही करेंगे, ब्रैकेट के अंदर नहीं करेंगे। अब ये देखते हैं क्या क्या चीज़ें बराबर हुई हैं। Fe 3 है, इधर भी Fe 3 है, 2 4 4 2 कितना हो गया, 8। H की संख्या 8 हो गया और यहाँ H कितना है, 2, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए,
8 होने चाहिए। तो 2 में किससे गुणा करवाया जाए कि 8 हो जाएगा? 4 से, अर्थात 4 से अभिकारक में भी और 4 से उत्पाद में भी, तभी तो 8 होगा। तो यहाँ तो 4 दूना 8 हो ही गया था, तो यहाँ क्या करवा देंगे? 4 से गुणा करवा देंगे। तो एच की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ओ कितना है? 4। यहाँ भी ओ कितना है? 4 है। अब जो ब्रैकेट है उसको हटा दिया जाएगा। ये हो गया है आपका संतुलित समीकरण। ये संतुलित समीकरण भी पूरा परफेक्ट नहीं है, इसकी भौतिक अवस्थाओं को लिखना पड़ेगा। तो इनकी भौतिक अवस्थाएं जैसे एफ ई क्या है? सॉलिड अर्थात ठोस है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? यस। जल क्या है? लिक्विड है अर्थात द्रव, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? यल। या फिर 3SO4 क्या है? ये भी सॉलिड है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? यस। H2 गैस है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? जी। अब ये आपका जो है पूरा परफेक्ट एक संतुलित समीकरण हो गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग संतुलित समीकरण को करते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे पहला क्रियाकलाप था Mg प्लस O2 बनाया था MgO। अब यहाँ देखिए कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे साड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो देखते ही हो जाते हैं, दिमाग से बस सोच लेते हैं। जैसे यहाँ पे Mg1 है, उत्पाद में भी Mg1 है, अभिकारक में O2 है, उत्पाद में O कितना है? 1 है। तो यहाँ भी 2 होने चाहिए ना। तो यहाँ पे 2 होने के लिए यहाँ पे 2 से क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करवा देंगे। O2 हो गया, Mg भी कितना हो गया? 2, और यहाँ Mg कितना है? 1। तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 से क्या करवा देंगे? गुणा करवा देंगे। बस बैलेंस हो गया। ठीक है। तो कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे साड़ी बनाने की आवश्यकताएं नहीं पड़ती हैं, उसे देखते ही हो जाती हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा ये। अब इसकी भौतिक अवस्थाएं, Mg सॉलिड है तो यहाँ लिख लेंगे यस, O2 गैस है तो यहाँ लिख लेंगे जी, ये भी MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है तो यहाँ लिख लेंगे यस। ठीक। तो आप लोग संतुलित समीकरण करने का जो है आप अपने बुक से प्रैक्टिस करिएगा। मैं अभी आप लोग को कुछ PDF बना के दे दूँगा होमवर्क में, तो आप लोग उसको ज़रूर करिएगा। बाकी जो नहीं आएंगे उसको बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अर्थात अगला है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पढ़े हैं ना। मुझे पता है आप लोग सब लोग पढ़े हैं, लेकिन याद नहीं है, भूल गए हो सब लोग। लॉकडाउन है, सो रहे हो तो क्या होगा, भूलोगे नहीं। तो वहाँ पे क्या था? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही उनका विनाश होता है। यही तो था। अब याद आएगा तो बोलोगे हाँ हाँ। चलिए, तो क्या था संरक्षण के नियम में? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात कैसे, मतलब इसका निष्कर्ष क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अर्थात जो अभिकारक होता है और उसके बाद अर्थात उत्पाद में जो पदार्थों के परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अर्थात जितना परमाणुओं की संख्या अभिकारक में हो उतनी ही परमाणुओं की संख्या उत्पाद में हो। यही होता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसीलिए किया जाता है समी संतुलित, कि परमाणुओं की संख्या जो हो वो अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या हो? बराबर हो। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए ठीक है। अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन। संयोजन का मतलब क्या है? संयोजित कर देना, जोड़ देना। कई चीज़ें हों उन्हें इकट्ठा करके संयोजित करके एक कर देना, वही होता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक। जैसे इसमें क्या है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं। मतलब अभिकारक तो कई होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक, और सब संयोजित होकर के एक उत्पाद बना लेते हैं।
वही होता है संयोजन अभिक्रिया। जैसे A+B ये क्या है, बताया था एरो के पूंछ तरफ जो होते हैं अभिकारक और एरो के सिर की तरफ जो होते हैं उत्पाद। यहाँ देखिए दो अभिकारक हैं और दोनों जुड़ करके क्या बना लिए, एक उत्पाद का निर्माण कर लिए। तो क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। तो इसको उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। कोयले का दहन है, मतलब क्या है, C है प्लस O2। ठीक, दो अभिकारक हो गए, दोनों मिले और बना लिए CO2, अर्थात एक उत्पाद का निर्माण कर लिए। ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। मतलब दो अभिकारक मिले, दोनों मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर लिए, यही कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। तो C सॉलिड है इसलिए यस लिखा गया है, O गैस है इसलिए क्या लिखा गया है, G। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है इसलिए क्या लिखा गया है, G। वैसे जल का निर्माण भी होता है। देखो H2O2 दो अभिकारक थे, दोनों मिल करके H2O अर्थात एक का निर्माण, एक उत्पाद का निर्माण कर लेंगे, तो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। अगला है वियोजन अभिक्रिया। इसी का सेम उल्टा, मतलब एक अभिकारक रहेगा, वह टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वही कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो ए था, एक अभिकारक है, ये टूट करके दो उत्पाद बना लिया, तो क्या हो गए, टूट करके वियोजित हो गए। अर्थात वियोजन का मतलब क्या, टूटना, टूट के बिखर जाना। ठीक है, तो एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वही कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। यह कई प्रकार से होता है, जैसे ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशिकी वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से, तीनों के बारे में, किस प्रकार से ऊष्मीय वियोजन होता है, कैसे विद्युत वियोजन होता है और कैसे प्रकाशीय वियोजन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही सेशन रखते हैं, आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। और एक हाँ ज़रूरी सूचना है आप लोग के लिए, आप लोग होमवर्क करके कोई नहीं दिखाया, अर्थात आपको जो होमवर्क दिया गया था उसको लिखिए, उसका जो है फ़ोटो खींच करके उसी ग्रुप में अपलोड कर दीजिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कितने लोग पढ़ रहे हैं कितने नहीं तो मैं कैसे जानूँगा आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और जो चीज़ें न समझ में आए उसको बताइए, वहाँ पे लिख करके ग्रुप में बता दीजिए, किस सारी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं उसको बताया जाएगा। और हाँ, होमवर्क आप लोग ज़रूर करके बताइएगा, ताकि मुझे पता तो चले कितने लोग पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा उसको वो भी बता दिया कीजिए कि हाँ सर समझ में आया, उसमें कमेंट कर दीजिए सर ये चीज़ें समझ में आई, अच्छे से आया कि नहीं आया, आप बताइए उसको, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, ताकि मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँ। नहीं तो आप लोग शांत हो गए, मैंने देखा है किसी ने कुछ बताया ही नहीं, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग होमवर्क ज़रूर करिएगा, कॉपी के पेज पे लिख करके उसकी फ़ोटो खींच करके वो उसमें अपलोड करिए। ठीक, तो ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कि उसमें वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन के बारे में अच्छे से पूरा विस्तृत हम लोग अध्ययन करेंगे। और हाँ, मैं आप लोग को होमवर्क में दूंगा रासायनिक समीकरण का संतुलन करना, तो आप लोग इसको संकलित करके बताइएगा ज़रूर, और पिछला वाला भी होमवर्क आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये ठीक है।